हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक मॉरल बेस्ड मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। सेट योर माइंड फ्री। अपने दिमाग को फ्री छोड़ दो, टेंशन मत लो, उसके ऊपर कोई भी बोझ मत डालो। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट 20 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो। बहुत ही अच्छी वोकेबलरी है, डे टू डे इंग्लिश में भी आप इसको यूज कर सकते हो। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, डीप मीनिंग भी है इसका। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। जो ये फर्स्ट सेंटेंस है वो काफी लंबा सेंटेंस है, यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। टू इलस्ट्रेट वॉट मेमोरी और द लैक ऑफ इट कैन डू। पॉज है तो यहाँ पे इतना पढ़ेंगे पहले कि टू इलस्ट्रेट मीन्स ये दिखाने के लिए, शो करने के लिए, दर्शाने के लिए। व्हाट मेमोरी, कि क्या याददाश्त। मेमोरी हो गई हमारी याददाश्त, रिमेम्बरेंस। और द लैक ऑफ इट, अब इट जो प्रोनाउन है वो मेमोरी के लिए यूज्ड है, कि क्या हमारी याददाश्त कर सकती है या अगर उसका अभाव हो। इट मतलब याददाश्त का अगर अभाव हो, हम कुछ याद ना रहती वो चीजें, तो वो भी क्या कर सकती हैं। कैन डू मतलब कर सकती हैं। ओशो टेल्स अस द स्टोरी ऑफ हुआत्सु। ओशो हमको सुनाते हैं एक कहानी हुआत्सु की। अ मैन, जो कि एक आदमी था, हु वॉज फॉर एवर हैप्पी, हमेशा ही जो खुश रहा करता था। फॉर एवर मीन्स हमेशा। फीलिंग लाइट एंड बर्डन फ्री, और महसूस करते हुए लाइट बिल्कुल हल्का, और बर्डन मतलब बोझ, बोझ से मुक्त, ऐसा महसूस करता हुआ। तो बर्डन क्या होता है, बोझ, और फ्री है मुक्त, बोझ मुक्त या केयर फ्री। पूरे सेंटेंस को अब इकट्ठा पढ़ेंगे। टू इलस्ट्रेट what memory or the lack of it can do, Osho tells us the story of Huatsu, a man who was forever happy, feeling light and burden free. हमको ये दिखाने के लिए, हम जो रीडर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि क्या याददाश्त कर सकती है, या अगर याददाश्त की कमी हो वो क्या कर सकती है। ओशो हमको एक कहानी सुनाते हैं हुआत्सु की कहानी के जरिए, जो कि एक ऐसा आदमी था जो कि हमेशा खुश रहता था, हल्का महसूस करता था, और बोझ से भी मुक्त था, दिमाग में कोई बोझ ही नहीं था। बट दिस स्टेट ऑफ माइंड केम एट अ प्राइस। लेकिन जो ये उसकी कंडीशन थी, अभी स्टेट मतलब जो अभी प्रेजेंट में उसकी स्थिति थी, कंडीशन थी दिमाग की, वो भी दिमागी हालत जो थी, इट केम एट अ प्राइस। देखिए ये एक फ्रेज है, टू कम एट अ प्राइस। एट अ प्राइस, इसका मतलब होता है कि कोई कीमत चुकानी पड़ना किसी चीज के लिए। तो इसका देखो ऐसे यूज करते हैं जैसे कि यू गेट समथिंग बट समथिंग अनप्लेजेंट ऑल्सो हैपन्स एज अ रिजल्ट। मतलब कि कुछ अच्छा तो आपको मिल जाता है लेकिन उसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ बुरा भी होता है। जैसे हम बोल सकते हैं फ्रीडम कम्स एट अ प्राइस। फ्रीडम, जैसे कि देश को जब स्वतंत्रता मिली तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपना शहादत दी, ठीक है, सेक्रीफाइस हुए। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, टू कम एट अ प्राइस, दैट मीन्स आपको कीमत चुकानी पड़ेगी किसी चीज की। और उनको क्या कीमत चुकानी पड़ी, हुआजू को लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब उनको याद कुछ भी नहीं था, लॉस कमी थी, दिमाग में याद ही नहीं रहता था कुछ। बट दिस स्टेट ऑफ माइंड केम एट अ प्राइस, लॉस ऑफ मेमोरी, ये स्थिति जो थी उसके लिए उनको अपनी याददाश्त की कीमत चुकानी पड़ी, उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। He had no problems with anyone because he would forget all their misgivings in a short while. कोई भी उनको परेशानी किसी के साथ भी नहीं होती थी, क्योंकि he would forget, वो भूल जाया करते थे, all their misgivings. misgivings means उनकी गलतियां या उनके फॉल्ट्स, लोगों के फॉल्ट्स। यहाँ पे देखिए ये है with anyone, किसी के साथ भी। लोगों के लिए यहाँ पे यूज किया गया कि उनकी गलतियां, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहती थी, इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर में वो उसको भूल जाया करते थे। देयर वॉज नो एंगर, एग्रेशन, कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, जेलसी और एनवी। अब ये सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस दिखाए गए हैं कि उनके अंदर ना तो गुस्सा था, ना हॉस्टिलिटी की भावना थी, कि कुछ लड़ाई झगड़ा उनके अगेंस्ट आक्रामकता, इसकी भावना नहीं थी, कोई कंपटीशन नहीं था, कंपैरिजन तुलना भी नहीं करते थे लोगों से अपनी। जेलसी होता है ईर्ष्या, जलन, एनवी, ये भी नहीं थी किसी के प्रति। और एनवी, ये भी
ऑलमोस्ट ये दोनों के दोनों सिनोनिम्स है, कोई रिजेंटमेंट नहीं था किसी के प्रति। नो नीड टू बी क्लेवर और स्लाई, उनको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी चालाक बनने की, क्लेवर और स्लाई होता है धूर्तपन दिखाने की। नो रिग्रेट्स, रिग्रेट्स होता है पास्ट की किसी मिस्टेक को लेकर पछतावा प्रकट करना। तो पास्ट में जब मिस्टेक ही नहीं हुई होगी, क्योंकि सबसे तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो रिग्रेट्स भी नहीं थे, पछतावा भी नहीं था, और गिल्ट अपराध बोध की भावना भी नहीं थी, गिल्टी महसूस नहीं करते थे। एक बार और पढ़ेंगे, बहुत सारे इमोशंस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप इसको यूज कर सकते हो। देयर वॉज नो एंगर, नो एग्रेशन, नो कॉम्पिटिशन, नो कंपैरिजन, नो जेलसी, नो एनवी, नो नीड टू बी क्लेवर और स्लाई, नो रिग्रेट्स, नो गिल्ट, कोई भी नेगेटिव इमोशन उनमें नहीं था। और किसकी देन थी ये सारी, उनकी जो प्रेजेंट कंडीशन थी कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। सो इट कम्स एट अ क्रॉस कॉस्ट, जो ये सारी इनकी स्थिति थी दिमाग की, इट केम एट अ प्राइस, एक कीमत उनको चुकानी पड़ी थी कि उनको याद ही नहीं कुछ रहता था, इसलिए ना किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, बस खुश रहते थे। इट बॉदर्ड द पीपल अराउंड हिम, इट, अब ये वाली स्टेट जो उनकी स्थिति है, बॉदर्ड मतलब ये परेशान करती थी लोगों को, पीपल प्लूरल में है, जो उनके आसपास रहते थे। अब लोग क्या होते हैं, अगर कोई खुश है वो नहीं देखा जाता उनसे, और कोई रिच है कोई पुअर है, मतलब हर एक चीज में लोगों को प्रॉब्लम ही होती है। तो ये वाली जो स्थिति थी लोगों को बड़ी परेशान करा करती थी। ही वुड रिसीव अ गिफ्ट इन द मॉर्निंग एंड फॉरगेट अबाउट इट बाय द इवनिंग, वुड रिसीव अगर कोई तोहफा मिलता था मॉर्निंग में सुबह, तो उसके बारे में भूल जाया करते थे शाम होते तक। गेट अ गिफ्ट इन द इवनिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट बाय द मॉर्निंग, अगर शाम को कोई गिफ्ट मिलेगा तो उसको सुबह तक भूल जाया करते थे। बट हुआजू वॉज इन ब्लिस, लेकिन फिर भी गिफ्ट का तो उनको कोई परवाह थी ही नहीं, क्योंकि जो हुआजू थे वो एक आनंद वाली स्थिति में रह रहे थे, जो उनकी कंडीशन क्या थी, हैप्पीनेस, खुश रह रहे थे, ब्लिस, ही वॉज ब्लिसफुल। ही वॉज ओनली लिविंग इन द प्रेजेंट, क्योंकि क्या इसका राज है, ही वॉज ओनली लिविंग इन द प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप पढ़िए इसको, क्योंकि वो सिर्फ वर्तमान में रह रहे थे, ओनली, केवल वो वर्तमान में रह रहे थे, विद नो रिकलेक्शन ऑफ पास्ट, रिकलेक्शन होता है कि याद करना, ठीक है, स्मरण करना, याद करना, रिमेम्बर करना, नो रिकलेक्शन, कोई याद नहीं है उनको अपने पास्ट की, भूतकाल की, हिस्ट्री की, पास्ट प्रॉब्लम्स की क्या समस्याएं रही होंगी पास्ट में, एंड नो फ्यूचर एंजाइटी, भविष्य को लेकर भी कोई चिंता फिकर नहीं थी, एंजाइटी मतलब चिंता। सो क्या था, ही वॉज ओनली लिविंग इन द प्रेजेंट विद नो रिकलेक्शन ऑफ पास्ट प्रॉब्लम्स एंड नो फ्यूचर एंजाइटी, न पास्ट की फिक्र न भविष्य की चिंता। स्टेशन्ड फार अबव मेंटल टर्ब्यूलेंस, 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 स्टेशन्ड मीन स्थित होकर, खड़े होकर, या प्लेस्ड फार अबव बहुत ऊपर, इस मानसिक असंतुलन के कहीं परे, फॉर एवर सिटिंग बाय द पूल ऑफ जॉय, हमेशा ही बैठे हुए, पूल ऑफ जॉय का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस मानसिक असंतुलन या अशांति जो होती है, इससे कोसों दूर वो बैठे हुए थे और हमेशा एक खुशी की स्थिति में ही रहते थे। एज दैट इज आवर नेचुरल स्टेट व्हेन वी आर shorn of shorn of subconscious collections that include our memories, ये वाली लाइन भी बहुत डीप मीनिंग बताती है कि एज, क्योंकि दैट इज आवर नेचुरल स्टेट, हमारी भी स्वाभाविक स्थिति यही है, जब हम शॉर्न जो है, एक वर्ब होता है शेयर, SHEAR, मतलब कि डिप्राइव, किसी चीज की कमी होना, तो उसी का है वर्ब, थर्ड फॉर्म है शेयर, शोर, शॉर्न। तो शॉर्न ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि कोई जरूरी चीज जो आपसे, कीमती चीज आपसे छीन ली जाए। सो यही हमारी नेचुरल स्वाभाविक सी स्थिति है, जब हमसे क्या चीज छीन ली जाए, सबकॉन्शियस कलेक्शंस दैट इंक्लूड आवर मेमोरी, सबकॉन्शियस है अवचेतन मन की जो भी कलेक्शंस हैं, जो भी यादें हैं, एक्यूमुलेशंस है जो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं सबकॉन्शियस माइंड ने, जिसमें कि हमारी याददाश्त भी है। सो जब हमारी याददाश्त हमसे छीन ली जाती है, डिप्राइव कर ली जाती है, वैल्यूएबल थिंग इज टेकन अवे फ्रॉम अस, तो जो हमारी नेचुरल स्टेट होती है वो यही होती है जिसमें हुआजू अभी थे,
as that is our natural state when we are shorn of subconscious collections that include our memories। तो अगर हमारी ये वाली अवचेतन मन में जो भी भर के रखा हुआ है, जिसमें कि हमारी याददाश्त भी है, बहुत कुछ हमारे अवचेतन मन में भरा रहता है, जिनमें कि एक चीज याददाश्त भी है, अगर वो हमसे दूर कर दी जाए तो जो हमारी कंडीशन होती है यही होती है वो स्वाभाविक सी स्थिति, मतलब खुश रहना, केयर फ्री रहना। One part of our memory comes from genes we inherit from our biological family। तो एक पार्ट मतलब हमारी याददाश्त का एक हिस्सा हमारे जीन्स से आता है, जो हमारे डीएनए में होता है, जो हम इनहेरिट मतलब रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से। बायोलॉजिकल फैमिली मीन्स जो हमारी ब्लड लाइन से चला आ रहा है, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। तो दो हमारे बायोलॉजिकल फैमिली मेंबर्स जो है जिनसे वो हम ये विरासत में लेते हैं, वो वाले जीन्स। तो एक पार्ट इस याददाश्त का हिस्सा यहां से आता है। दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेट्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ आवर नोज एंड इवन डिजीजेस दैट मे लाई डोरमेंट फ्रॉम बर्थ। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल फैमिली में क्या क्या हम इनहेरिट करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो हमको हमारे पैतृक संपत्ति मिली है, अपने पूर्वजों से मिली है, उसमें सब कुछ यहाँ बताया गया है। जैसे कि फिजिकल ट्रेट्स, हम कैसे शारीरिक विशेषताएं कैसे कैसे दिखते हैं, हाइट क्या है, आईज का कलर क्या है, स्किन का कलर क्या है, नाक कैसी दिखती है, इवन यहाँ तक कि बीमारियां भी। दैट मे लाई डोरमेंट, जो हो सकता है, डोरमेंट मीन्स नॉट एक्टिव, जो इनएक्टिव है, सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है बर्थ से। तो ये एक तरीके की मेमोरी की बात करी गई है, वन पार्ट विच कम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल फैमिली। अब दूसरी बात करी हुई है, तो चलो इसमें नंबर 1 दे देते हैं, ये है। दूसरी क्या है? अनदर टाइप ऑफ मेमोरी दैट कम्स फ्रॉम बर्थ इज सोशल मेमोरी। अब दूसरी टाइप की मेमोरी बताई गई है कि जो सामाजिक स्मृति होती है, हमारे कल्चरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? मेड ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस। उसमें जो हमारे सामाजिक अनुभव होते हैं, समाज में रहकर जो हमको एक्सपीरियंस होते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट्स, फैक्ट्स, स्टोरीज डीम्ड इम्पॉर्टेंट बाय सोसाइटी। तो क्या क्या इसमें बताया गया? सोशल एक्सपीरियंसेस जो कि हमारी सोशल मेमोरी को बनाते हैं। उसमें हो गया कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जो भी पास्ट में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, वो हो गया फैक्ट्स, सच्चाइयाँ, तथ्य। और स्टोरीज, ऐसी कहानियां जो कि कंसिडर, डीम्ड का मतलब होता है कंसिडर्ड या मानी जाती हैं, समाज के द्वारा जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ऐसी कहानियां, ऐसी कम्युनिटी के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ये सब मिलाकर बनता है हमारे सोशल एक्सपीरियंस, जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं समाज में रहकर। तो एक तो बता दिया इन्होंने, दो टाइप की मेमोरी में बता दिया, जो जीन्स वी इनहेरिट फ्रॉम बायोलॉजिकल फैमिली, दूसरा हो गया हमारे सोशल मेमोरी। सोशल मेमोरी क्रिएट्स न्यूमरस परसेप्शंस ऑफ गुड एंड बैड। अब यहाँ पे सोशल मेमोरी को समझा के बताया गया है कि ये बनाती है न्यूमरस, अनेक, कई, काउंटलेस परसेप्शन, हमारी आउटलुक, हमारी धारणाएं, सोचने समझने का तरीका, ऑफ गुड एंड बैड, क्या सही है क्या गलत है, सोशल मेमोरी क्रिएट करती है ये। such as the belief that tall and fair skinned people are good and dark skinned people are not। जैसे कि कहीं कहीं ये भी मानते हैं, जो सोशल बिलीव्स हैं, कि जो लंबे और फेयर, गोरे होते हैं लोग, वो अच्छे होते हैं, और डार्क स्किन्ड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। सो ऐसे भी लोग, कई लोग मानते हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से, लाइकवाइज, सम ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन माइट नॉट हैव wronged you, but you might harbor harbor resentment against them due to social memory। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे कि सिमिलरली इस तरीके से, अगर कोई अलग अलग धर्म के हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए कोई गलत भी नहीं किया है, रॉन्ग ड्यू मीन्स तुम्हारे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, हार्म नहीं किया, गलती नहीं की तुम्हारे खिलाफ, बट यू माइट हार्बर, आप छिपा कर रख सकते हो। हार्बर मतलब छिपा के रखना, और रिजेंटमेंट होता है नाराजगी या बिटरनेस, कोई नेगेटिव भावना बना के रखना, हार्बर करके रख सकते हो अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, सोशल मेमोरी के थ्रू, क्योंकि समाज ने आपको इस तरीके का आउटलुक दिया है बचपन से ही। सो एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक तो स्किन कलर को लेकर, ठीक है, हाइट को लेकर, दूसरा हो गया रिलीजन को लेकर, ये हमारी सोशल मेमोरी ही बनाती है। As long as we are burdened
by these memories, we cannot be free to live joyfully. जब तक, as long as मतलब जब तक हम बर्डन मीन्स बोझ के तले दबे रहते हैं, ओवरलोडेड रहते हैं इन यादों से, ऐसी यादों से जो हमारे मन में बस गई हैं, हम कभी भी फ्री नहीं रह सकते खुश रहने के लिए। मतलब खुश होकर हम कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग तो हमेशा बोझ तले दबा ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। समथिंग सिमिलर हैपन टू हुआत्सु। तो इसी प्रकार की कोई सिमिलर सी चीज हुई थी हुआत्सु के साथ भी। वरिड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, वरिड अबाउट मतलब चिंतित, किस बारे में? उसकी फॉरगेटफुलनेस को लेकर, भूलने की आदत को लेकर, एब्सेंट माइंडेडनेस की शाम की चीज सुबह याद नहीं रहती, सुबह की शाम को याद नहीं रहती। हुआजुज फैमिली सॉट द हेल्प ऑफ फिजिशियंस। सीक का पास्ट टेंस है सॉट, सीक ढूंढना, और सॉट मतलब खोजा, ढूंढा। क्या ढूंढा हुआजू की फैमिली ने? हेल्प ऑफ फिजिशियन, एक चिकित्सक की हेल्प, मदद लेने की उन्होंने ये ढूंढा। बट नथिंग वर्कड until a confusion confusion came along one day. अब देखिए यहाँ पे आप ये स्पेलिंग देखिए, कन्फ्यूशस जो थे वो कन्फ्यूशस, CIUS, ठीक है। सो ये तो थे एक चाइनीज फिलोसोफर जिनकी जो टीचिंग्स हैं वो लोग फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे कन्फ्यूशियन एक उनका अनुयायी जो इसको फॉलो करता है, कन्फ्यूशियस को। सो क्या हुआ? नथिंग वर्कड अंटिल, जब तक कि एक कन्फ्यूशन, एक अनुयायी, एक फॉलोअर केम अलोंग, आया उनके पास एक दिन। ही फोकस्ड ऑन रिफॉर्मिंग हुआजूज माइंड। तो उसने फोकस मतलब उसका लक्ष्य क्या था? ध्यान केंद्रित उसने किया कि वो रिफॉर्म करेगा, सुधारेगा हुआजू के दिमाग को। एंड चेंजिंग हिज थॉट्स, उसके थॉट्स, विचार है उनको भी बदल देगा। एंड लो, और देखिए, लो हम तब यूज करते हैं, लो, बिहोल्ड, जब हमको सरप्राइज होता है। आश्चर्य की बात क्या है? ओवरनाइट, रातों रात, अचानक से, सडनली, हुआजू वॉज बैक टू बींग हिज ओल्ड सेल्फ। सो बींग वंस ओल्ड सेल्फ मतलब जैसे पहला था वैसा ही हो गया। अब जब ये कंफ्यूशन आया और उसने कुछ किया होगा उनके माइंड को चेंज, तो क्या हुआ? रातों रात हुआजू को उसकी याददाश्त वापस मिल गई। बीइंग हिज ओल्ड सेल्फ मतलब जैसा पहले था वैसे ही हो गया। एंड ही वॉज लिविड, और फिर वो लिविड मतलब गुस्सा, गुस्से से भरा हुआ, फ्यूरियस, और वो गुस्सा हो गया, जैसी मेमोरी वापस आई गुस्सा हो गया। ही चेस्ड आउट हिज वाइफ, सन्स एंड द कन्फ्यूशियन। तो उसकी जो स्वाभाविक सी प्रवृत्ति थी, मतलब जैसा उसका नेचर था, वो सामने आ गया, सीधे गुस्सा हो गया। चेस्ड आउट मतलब भगा दिया उसने अपनी वाइफ को, अपने बेटों को, और उस कन्फ्यूशन को भी। वो जो रिफॉर्मर वहां पे आया था, फॉलोअर, उसको भी भगा दिया, कन्फ्यूशियस का अनुयायी। ऑल हिज ओल्ड मेमोरीज वर बैक, सारी की सारी उसकी पुरानी यादें वापस आ गई थी। ही वॉज वंस अगेन बर्डन्ड बाय हिज पास्ट पेन्स, फिर से वो बर्डन मतलब बोझ के तले दब गया, अपने पुराने सफरिंग्स को लेकर, पुराने पेन सब याद आ गए उसको, पुरानी घटनाएं, फ्यूचर एंजाइटीज, और जो भी भविष्य को लेकर भी चिंताएं थी वो भी दिमाग में फिर से आ गई। ही वॉज नो लॉन्गर हैप्पी एंड फ्री, जैसी याददाश्त वापस आई तो पास्ट याद आ गया, फ्यूचर के बारे में भी एंजाइटी मतलब उसकी जो भी चिंताएं थी वो वापस आ गई, और अब वो बिल्कुल भी ना तो खुश था ना तो फ्री महसूस कर रहा था। सो इस कहानी के थ्रू हम यही सीख रहे हैं, मोस्ट ऑफ आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर एम्ड एट हेल्पिंग अस ब्रेक फ्री। सो ज्यादा से ज्यादा, अधिकतर जो हमारी आध्यात्म को लेकर प्रैक्टिसेस हैं, वो उनका लक्ष्य क्या होता है, किसकी तरफ वो डायरेक्टेड होती हैं, कि ताकि वो हमको बिल्कुल मुक्त कर दें, फ्री कर दें, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाए, लिबरेट कर दें। तो फ्री का मतलब होता है टू लिबरेट फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, कि पुराने जो बोझ हैं हमारे, बर्डन की तरह जो लगते हैं, पुरानी घटनाएं कुछ हुई है जिनको हम बोझ की तरह अपने सिर पर लेकर फिर रहे हैं। ओल्ड हैबिट्स, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रेजुडिसेस। अब क्या है ये वाले बर्डन्स? यहाँ पे डैश दिया गया है कि मतलब कौन कौन से बर्डन? पुरानी बुरी आदतें, पर्सपेक्टिव ऐसे घिसे पिटे नजरिए, और प्रेजुडिसेस, प्रेजुडिस का मतलब होता है हमारे बायसेस, एक तरफा झुकाव जो होता है, ये सही है ये गलत है, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, जो भी प्रेजुडिस होते हैं, भेदभाव है, हमारे बायसेस है,
ये सारी चीजें। अब फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ आर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर एम्ड एट हेल्पिंग अस ब्रेक फ्री फ्रॉम द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, ओल्ड हैबिट्स, पर्सपेक्टिव्स एंड प्रेजुडिसेस। तो इनसे हमको ब्रेक फ्री करना, मुक्त रखना, यही हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एम होता है। Forgetting or destroying our memories may not be possible। ठीक है, भूलना या नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना हमारी यादों को, ये तो संभव नहीं है। मे नॉट बी पॉसिबल, हो सकता है कि संभव न हो, बट वी कैन वर्क ऑन बीइंग अनअफेक्टेड बाय देम। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, क्या करने का, कि हम अनअफेक्टेड रहें, मतलब हम प्रभावित न हो इन सारी चीजों से जो पुरानी यादें हैं हमारी। नॉट अलाइंग देम टू कलर आर प्रेजेंट बिहेवियर। अब यहाँ पे देखिए, टू कलर समथिंग, इसका मतलब हुआ कि प्रभाव छोड़ना किसी चीज के ऊपर, प्रभावित करना, अफेक्ट करना। तो हम किस तरीके से अनअफेक्टेड रह सकते हैं इन पुरानी यादों से, कि उनको अनुमति न देकर कि हमको वो प्रभावित करें, हमारे वर्तमान में जो बिहेवियर है, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, जीते हैं, उस पर कोई प्रभाव न डाले, इसकी हम कोशिश तो कर सकते हैं काम करने की। दिस इज ट्रू संन्यास। तो यही कहलाया जाता है सही मायनों में रिनंसिएशन, संन्यास। मीटिंग एवरी मोमेंट विद अ फ्रेश गेज। मीटिंग मतलब हर एक जो पल हमारा वर्तमान का है, हर एक जो नया पल आ रहा है, उसको एक नए विजन से देखना, नए दृष्टिकोण से देखना। प्रैक्टिसेस सच एज मंत्र जाप, मेडिटेशन एंड प्राणायाम कैन सेंटर अस। और अगर हम इन चीजों का भी फॉलो करें, जैसे कि चैंटिंग करें, मंत्रों का जाप करें, बहुत शांति मिलती है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ध्यान लगाएं, उससे बहुत शांति मिलती है। प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, तो ये सारी की सारी चीजें हमारा फोकस बढ़ाती हैं। राइटिंग अ जर्नल, जर्नल मतलब पत्रिका लिखना। टू पोर आउट उड़ेलना, ऑल दैट इज ऑन आवर माइंड, जो भी हमारे दिमाग में है। कई बार है कि हम घुटते रहते हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है वो भरते रहते हैं हमारे मन के अंदर, बॉडी के अंदर। उससे अच्छा है कि उसको उड़ेल दो बाहर, कुछ लिख लो, कम से कम लिखने से भी सारी नेगेटिव फीलिंग्स बाहर आ जाती हैं। इट कैन हेल्प रिलीज आवर सबकॉन्शियस कलेक्शन। तो ये जरूर हमारी मदद करता है कि हम रिलीज मतलब बाहर निकाल देते हैं जो भी सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ रखा हुआ है कूड़ा, जो हमको बोझ तले दबा देता है। तो जर्नल लिखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनमें बताया गया है। फिर से पढ़ सकते हैं यहाँ से, चलिए। मीटिंग एवरी मोमेंट विद अ फ्रेश गेज, practices such as mantra jap, meditation and pranayam can center us. Writing a journal to pour out all that is on the mind can help release our subconscious collection। तो अगर हम ऐसा करते हैं, ये सारी चीजें, प्रैक्टिसेस जो बताई गई हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा हल्का महसूस करता है, और जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है जो दबा के रखी हुई हैं सबकॉन्शियस कलेक्शन में, वो रिलीज हो जाती हैं। What can also help is accepting all situations without complaining। और एक और चीज जो हमको पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करेगी माइंडसेट बदलने में, वो है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना सभी स्थितियों को जो हमारी लाइफ में आ रही हैं, विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत करे हुए, एज दे आर मेंट टू हेल्प अस इवॉल्व। अब देखिए, ये जो फ्रेज है, मेंट टू समथिंग, इसका मतलब हुआ कि इंटेंशन, उनका पर्पस क्या होता है, उनका लक्ष्य क्या है। सो ये सारी की सारी जो सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आती हैं नेगेटिव वाली, सो हमको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है बिना शिकायत करे हुए, क्योंकि दे आर मेंट टू हेल्प अस इवॉल्व। क्योंकि वो हमारी जिंदगी में इसलिए आ रही हैं, हमारा ताकि ग्रोथ हो, इवॉल्व हो, हम मेंटली और मेच्योर बने, कुछ सीखें, डिफिकल्ट सिचुएशन से टैकल करना सीखें, और इवॉल्व हुए, और ग्रोथ हो हमारी मेंटल तरीके से, हम और मैच्योर बने। एंड सेलिंग थ्रू देम बाय गिविंग आवर बेस्ट। और सेलिंग थ्रू देम मीन्स किसी तरीके से उनके थ्रू निकले हम, अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए, अच्छे तरीके से जितना हो सके उनसे डील करते हुए हम बाहर पार आ जाएं उस सिचुएशन से। एंड एज गीता सेज, जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है, ऑफरिंग
ऑल आर एक्शंस टू द डिवाइन, जैसे कि गीता में भी क्या कहा गया है कि हमको सिर्फ हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे कर्मों में है, कि हमको क्या करना है, ऑफरिंग डेडिकेट करना है, समर्पित करना है, अर्पण करना है सिर्फ कर्मों को, कर्म करने हैं वो अच्छे करने हैं टू द डिवाइन, भगवान के प्रति। विद दिस एटीट्यूड वी फील लाइट। सो अगर हम अपने आप को खुद भगवान के प्रति समर्पित करें और ये ध्यान में रखकर कि जैसे कर्म कर रहे हैं हमको वैसा ही फल मिलेगा, ये अगर एटीट्यूड रखते हैं, ये माइंडसेट रखते हैं, तो बहुत हल्का महसूस होता है। ओनली वेन वी आर लाइट कैन वी गो फार। और जो लास्ट लाइन है वो तो बहुत ही अच्छी है, और केवल जब हम हल्का महसूस करते हैं तभी तो हम दूर तक भी जा सकते हैं। अगर दिमाग में, दिल में, मन में बोझ रखेंगे पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे, लाइफ की जो डिफिकल्ट सिचुएशंस है उनसे कुछ सीख कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो बोझ के तले ही दबे रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि कर्म अच्छे रहें, हमारे सारे एक्शंस हम भगवान को समर्पित करें, अच्छे काम करें, और अगर हम ऐसा रवैया रखेंगे, ऐसा एटीट्यूड माइंडसेट रखेंगे, बहुत हल्का महसूस होगा। जब मन हल्का होगा तो काफी आगे तक जा सकते हैं और एक खुश भरी जिंदगी को भी जी सकते हैं। सो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल पैराग्राफ। अभी पूरे डिटेल में वर्ड मीनिंग्स भी रिवाइज कर लेते हैं। पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा, आप चाहते हो चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा वर्ड था इलस्ट्रेट, वर्ब है टू शो, दिखाना, मेमोरी होता है याद, एंजाइटी चिंता, टर्ब्यूलेंस डिस्टरबेंस अशांति, सबकॉन्शियस इसका मतलब हुआ अवचेतन, जो कि अनकॉन्शियस है, जो कॉन्शियस नहीं है, एक्टिव नहीं है। इनहेरिट वर्ब है रिसीव, विरासत में मिलना, एंसेस्ट्रल पूर्वजों से लेकर पैतृक हेरिडिटरी, ट्रेड्स होता है फीचर्स विशेषताएं, डोरमेंट जो कि सुप्त अवस्था में हो, इनएक्टिव हो। सोशल मेमोरी हमारी कल्चरल रिमेम्बरेंसेस, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं सोसाइटी में रहकर, समाज में रहकर। परसेप्शन हमारे बिलीफ्स, धारणाएं। रिजेंटमेंट होता है बिटरनेस, नाराजगी। फॉरगेटफुलनेस भूलने की आदत। स्पिरिचुअल डिवाइन, आध्यात्मिक। पर्सपेक्टिव नजरिया, व्यू पॉइंट। प्रेजुडिस होते हैं हमारे बाइसेस, एक तरफा झुकाव। अनअफेक्टेड जिस पर कोई फर्क ना पड़े, अप्रभावित। मेडिटेशन माइंडफुलनेस, ध्यान लगाना। इवॉल्व और भी विकसित करना, ग्रो करना। एटीट्यूड होता है माइंडसेट या नजरिया, रवैया। फ्रेंड्स, आज का पैराग्राफ और आर्टिकल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, इसको लाइक दीजिए, अपने किसी ना किसी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लीज कमेंट्स पे लिख के बताइएगा कैसा आर्टिकल लगा आपको आज का। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।